व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं आवर एसिड बेस्ड सॉल्ट। लेट्स सी, हमने लास्ट टाइम जो भी पढ़ा था, लास्ट के 4 वीडियोस में, रिसेंट मेरा वीडियो छूटा है एंड लास्ट के 4 वीडियोस में मैंने जो जो चीज़ें बताई थी वो थी टू इम्पॉर्टेंट। और आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो भी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर मी एंड फॉर एवरीवन जो अभी तक पढ़ रहे हैं, जो मेरे से छोटे हैं, मेरे भाई, वो भी इस वीडियो को देख के अपने अंदर कुछ एडवांस ला सकते हैं। तो जो भी, और जो मेरे बड़े हैं उनका तो एक ही काम है कि हमारे वीडियो में आइए और बताइए कि क्या हमने गलती की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक्स क्या क्या होने वाले इधर हम लोग एक बार फटाक से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वस मीडियम इन रिस्पेक्ट ऑफ एसिड एल्कली प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि एसिड और बेस, इनके अंदर ये एक्वस मीडियम मतलब पानी का माध्यम, जल माध्यम है, पानी का माध्यम का क्या इंपॉर्टेंस है ये आज देखेंगे। उसके साथ ही साथ देखेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और फिर क्या देखेंगे, और फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच स्केल इन एनवायरनमेंट। पीएच पीएच स्केल नहीं है, इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच कैसे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है। तो चलिए देखते हैं आज ये टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। And if you like this video, please like my and channel and subscribe my channel and always support me. Thank you. तो हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने मतलब आई एम गोइंग टू बी स्टडी, वो है कि इम्पोर्टेंस टू एक्वस मीडियम इन रिस्पेक्ट ऑफ एसिड एल्कली प्रॉपर्टी। एसिड और एल्कली मतलब एसिड और बेस, इन दोनों के अंदर जो एक्वस मीडियम या फिर पानी का माध्यम है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ। इसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसे करके टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। मेरे पास तो टेस्ट ट्यूब नहीं है तो मैं टेस्ट ट्यूब ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस टेस्ट ट्यूब में आपको लेना पड़ेगा सॉलिड टर्टरिक एसिड। सॉलिड टर्टरिक एसिड ये होगा सॉलिड टर्टरिक एसिड। और एक और चीज लेना है वो है सॉलिड बेकिंग सोडा। अब इधर क्या क्या डाला, सॉलिड टर्टरिक एसिड डली और सॉलिड बेकिंग सोडा डाला। अब ये दोनों डाला तो क्या अभी केमिकल रिएक्शन होने चाहिए, क्योंकि जो मैं वापस दिखाता हूँ मेरी इधर थोड़ी, अगर इसको क्लियरली देखें, टेस्ट ट्यूब छोड़ो, जब लैब आएगा तब देखेंगे। क्या करना है, सॉलिड टर्टरिक एसिड और सॉलिड बेकिंग सोडा। सॉलिड टर्टरिक एसिड और सॉलिड बेकिंग सोडा। अब रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और H2O बनना चाहिए, है ना। लेकिन बुरा मानो भाई, अभी इधर रिएक्शन होगा ही। अब जब एक्चुअल टेस्ट ट्यूब में ऐसे टेस्ट ट्यूब अगर पकड़ोगे, सो ऐसे टेस्ट ट्यूब पकड़ के आपने पहले डाला सॉलिड टर्टरिक एसिड, उसके बाद डाला सॉलिड बेकिंग सोडा। कोई भी सॉलिड से रिएक्शन नहीं करेगा। अब कैसे करेगा, थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, आधे से थोड़ा सा नीचे टेस्ट ट्यूब, इतना टेस्ट ट्यूब पानी इसके ऊपर मिला दीजिए, बस अचानक से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या बनेगा, जब इधर हम लोग पानी को ऐड करेंगे फिर बनेगा
फिर बनेगा सॉल्ट और वाटर। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है थोड़ी सी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और भी वगैरह वगैरह थिंग्स बनती है और ठीक है। बाकी मेन क्या है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। कब बनेगा, जब सॉलिड टर्टरिक एसिड के पास, जब सॉलिड बेकिंग सोडा के पास होगा मेन H2O। अभी ये बात हमें याद रखनी है कि H2O के बिना या फिर एसिड्स के एक्वरियस मीडियम के बिना कोई केमिकल रिएक्शन, मतलब न्यूट्रलाइज्ड केमिकल रिएक्शन नहीं होती। क्यों, मैं बताता हूँ इसका मेन रीजन। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम क्यों सॉल्ट बेकिंग सोडा के सॉल्ट टर्टरिक एसिड नहीं कर सकते। अभी देखिए, पानी अगर टर्टरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता, अगर लिक्विड मीडियम, एक्वस मीडियम फिर लिक्विड मीडियम में होता टर्टरिक एसिड, तो टर्टरिक एसिड का जितना भी H+ है वो आराम से बाहर निकल जाता। जितना भी H+ निकलेगा वो बाहर निकल जाता और इस सोडा से निकलेगा बेकिंग आई मीन सॉरी OH-, इधर से OH- निकलता। क्यों निकलता, क्योंकि ये है लिक्विड में, आई एम सॉरी एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम। और इधर केमिकल रिएक्शन होती, इधर केमिकल रिएक्शन होती, केमिकल रिएक्शन होती। लेकिन जब मैं एक्वस मीडियम नहीं डाल रहा, मैं क्या लूंगा, सॉलिड फॉर्म लूंगा, सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में कोई भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम लोग और एसिड्स की बात करें जैसे कि HCl, सॉलिड फॉर्म में होता है तो नहीं करता रिएक्शन, बट लिक्विड फॉर्म में H+ Cl- देता है। H2SO4 लिक्विड फॉर्म में H+ 2H+ SO4 2- देता है। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये CH2+ और सॉरी CH3+ और HCOO या फिर HOOC, जो भी बोलो, HCOO-। इधर एक प्लस हाइड्रोजन बन गया, इधर एक प्लस हाइड्रोजन बन गया, है ना, ऐसे करके हाइड्रोजन देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन निकल जाएगा सारा। तो ये क्या होता है, कब होता है, जब ये सारे होते हैं लिक्विड मीडियम पे, एक्वस मीडियम पे, लिक्विड में। क्योंकि मेन इस एक्वस मीडियम का मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है H3O+ बनाना, हाइड्रोक्सोनियम कैटायन बनाना। अगर ये हाइड्रोक्सोनियम कैटायन नहीं बना तो ये रिएक्शन नहीं होगी, अगर बना तो होगी। ये है एक्वस मीडियम का मेन इंपॉर्टेंस। हमें ये याद रखना है कि अगर H3O+ नहीं बना तो एक्वस मीडियम के बिना, मतलब H3O अगर नहीं बना तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी न्यूट्रलाइज्ड। कब बनेगा, जब होगा पानी। अभी नेक्स्ट है हमारा pH स्केल। pH के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी pH स्केल क्या है मैं बताता हूँ। pH स्केल को छोटे से बताएंगे हम लोग, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये तो नॉर्मल चीज है। pH स्केल होता है ऐसा, एक स्केल, एक बड़ा स्केल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और मिलकर 14। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। गलत क्या मैंने,
इधर एक और बनेगा, इधर रहेगा 7। ओ सॉरी, गलत किया वहां से, इधर रहेगा 7। अभी क्या बनेगा, इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये होता है स्केल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पीएच स्केल। पीएच पीएच स्केल कहते हैं इसे। अब ये पीएच स्केल का काम क्या है भैया, वैज्ञानिक सोरेनसन ने इस पीएच स्केल बनाया था। इस पीएच का, पी का मतलब है पोटेंस, पी का मतलब है पोटेंस, इसको कहता है पीएच स्केल। दिस इज कॉल्ड, दिस स्केल इज कॉल्ड pH scale discovered by Sorensen। ठीक है, ये गलत हो गया, हाँ सोरेनसन। दिस स्केल इज कॉल्ड पीएच स्केल डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। तो ये पीएच स्केल वैज्ञानिक सोरेनसन ने बनाई थी। अब बात है कि इसको हम लोग यूज कैसे करें। याद रखना कि न्यूट्रलाइज जितने भी होते हैं, न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस, वो होते हैं 7 के। मतलब 7 जो होता है वो एकदम नॉर्मल होता है, न्यूट्रलाइज्ड होता है। वो ज्यादा एसिडिक भी नहीं होता, ज्यादा बेसिक भी नहीं होता। जैसे कि डिस्टिल वाटर या फिर बारिश का पानी। बारिश का पानी नहीं करेंगे, वो जो भाप होती है ना, भाप, जो एक भाप होती है, हम लोग जब नॉर्मली चाय बनाते हैं, चाय के ऊपर से भाप निकलती है ना, गरम गरम, वो भाप, वो है डिस्टिल वाटर। तो हम लोग उसको साथ में रख सकते हैं। क्यों एकदम साथ है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई टाइप का मिनरल्स नहीं होता, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। दिस हैव ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स और H2O। There is no type of any minerals or any acid or any base। तो क्या हुआ कि ये इसको हम लोग ले सकते हैं 7 के अंदर। अभी इस 7 से जितना बड़ा होगा वो होगा बेसिक, और जितना छोटा होगा वो होगा एसिडिक। अब ये सोरेनसन ने बताया और ये मालूम पड़ा। इस अलग अलग जो स्क्वायर्स बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, इन बॉक्सेस में अलग अलग टाइप के कलर्स फिल रहते हैं, और पीएच स्केल जो होता है वो नॉर्मल कलर का होता है। अब हम जब लोग किसी हम जब लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर इस पीएच स्केल को डुबाते हैं, तो इन सब में से जो कलर लेगा उसी बॉक्स के या फिर उसी नंबर के अंदर ये आता है। जैसे कि अगर एसिडिक के बारे में बताएं तो बहुत सारी चीज हो सकती है जो एसिडिक हो सकती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जितना ये 6 एक एसिड हो गया, 5 एसिड, सपोज इधर है ए बी सी और इधर है डी ई और एफ। ये तीनों टाइप के जो है ये क्या है, सॉल्यूशंस। ये ए नंबर सॉल्यूशन, ये बी नंबर सॉल्यूशन, ये सी नंबर सॉल्यूशन, ये डी नंबर सॉल्यूशन, ये ई नंबर सॉल्यूशन एंड दिस एफ नंबर सॉल्यूशन। सो दीज आर सम सॉल्यूशंस एंड हमें इनका पीएच निर्धारित करना है। ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ दीज सॉल्यूशंस। ओके, तो हमने पीएच जब नापा तो देखा कि इधर ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस के कलर इनको आ रहे, जैसे कि C is the similar color of 0, B is the similar color of 3,
A is the similar color of 6, B is the similar color of 8, E is the similar color of 11 and F is the similar color of 14. अब बात ऐसी है कि जितना हम लोग दूर जाएंगे उतना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और जितना हम लोग पास जाएंगे 14 के, 7 के जितना ज्यादा जाएंगे उतना बेस होगा स्ट्रॉन्ग। सपोज ये डी वाला जो सॉल्यूशन है और ये ए वाला, 7 के इस पर ए वाला सॉल्यूशन होगा, इस पर बी वाला। तो अब 7 से कम 6 है, 6 में ए सॉल्यूशन आ चुका है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर हमें ये पता चल रहा है कि ए इज अ एसिडिक सॉल्यूशन बिकॉज ये 7 से कम है। मैंने बोला था 7 से कम होगा एसिडिक, तो दिस इज अ एसिडिक। Which type of acidic? Mild acidic. Okay, this is mild acid. I mean, this solution have mild acid. Okay, this solution has mild acid. अब और थोड़ा आगे गए, 7 से 3 पड़ गए, 4 कम। तो अब देखो नंबर और थोड़ा कम गए, इसका मतलब ये B जो है ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये A से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तुम लोग क्या बता सकते हैं कि B is stronger than A. B has stronger acid than A. B has stronger acid than A. और हम लोग इधर देख रहे हैं C को, C है पूरा 0 पे, C भैया 0 से हट ही नहीं रहा। हम लोग C को बोलेंगे the strongest acid. In this picture, according to this picture, we see that the C number solution is the strongest acidic solution. अभी सेम केस यहाँ पर भी होगा, 7 से 1 ही घड़ा 8, उधर D है। So the D number solution is the D number solution has mild base, या फिर ये एक mild basic solution है। अब उससे 11 गए, 2 कम, 11 में गए। 11 में जाके हमें पता चला कि ये जो E है D E से ज्यादा कम है, E के पास D से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, राइट, इसको थोड़ा बेसिक पे ले जाते हैं तो क्या बताएंगे कि E is more basic than D. E is more basic than D. E is more basic than D. ये बता सकते हैं हम लोग E is, और E number solution is more basic than D number solution। और हम लोग 14 एकदम लास्ट पे गए तो क्या मिलेगा, तो इधर मिलेगा कि F is the strongest basic solution among these, among D and E, among these। ओके, तो इधर C होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक सॉल्यूशन, F होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक सॉल्यूशन। तो 7 के बाद जितना कमेगा उतना एसिडिक, 7 का जितना बढ़ेगा उतना बेसिक। ये आ गया तो सब आ गया। अभी जो बात है कि एसिड और बेस का काम क्या है, मतलब एक्चुअली वो नहीं है। अभी पीएच के बाद हमारा जो टॉपिक था वो था कि इफेक्ट ऑफ पीएच। ये पीएच का इफेक्ट क्या है, बहुत बढ़िया इफेक्ट है। पीएच का इफेक्ट बहुत ही बढ़िया नहीं, खतरनाक है। क्योंकि मैं बताता हूँ, जो पीएच होता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ओके, क्या है कि सपोज क्या, ये तो सीरियस बात है। हमारे मुंह के अंदर सलाइवा, और हमारा जो सलाइवा होता है उसका जो पीएच मान होता है, मैं बुक में देख के बताता हूँ। उसका जो पीएच होता है हमारे सलाइवा का पीएच होता है 6.2 से 7.5। वो कम से कम ज्यादा एसिडिक नहीं होता, ठीक है, ज्यादा एसिडिक नहीं होता, ज्यादा बेसिक नहीं होता, वैसे न्यूट्रलाइज टाइप ही होता है। अब बात ऐसी है कि हमारे सलाइवा का पीएच अगर 6.02 से घट जाए बाई चांस, और ये घटता भी कभी कभी, तो क्या होता है कि वो हमारे दांतों के एनामल को बहुत ही गंदे तरीके से हार्म करता है। एंड इसीलिए बहुत लोगों के दांत के हालत खराब हो जाते हैं।
ऐसे खूबर खाबर हो जाता है दांत, क्योंकि यही उसका मेन रीजन है। हमको ये बात याद रखनी है कि हमारा सलाइवा का ये एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट एड हो सकता है। अगर हमने किसी को देखा कि उसके दांतों के ऐसे हालत है, वो ऐसे परेशानी में भुग रहा है, तो उसको ज़्यादा बेसिक खाना चाहिए अपने सलाइवा के लिए। क्या कर सकते हैं कि उसको बता सकते हैं कि देखो तुम्हारा जो सलाइवा है, एक्चुअल सलाइवा का पीएच होता है 6.02 से 7.05, मतलब थोड़ा सा न्यूट्रलाइज टाइप। अब तुम्हारा ये दांतों का हालत एकमात्र सलाइवा की वजह से हुआ। अब तुम थूक दोगे सारा सलाइवा, कोई खत्म नहीं करेगा। एक्चुअल वो एसिडिक सलाइवा क्या होता है कि तुम्हारे दांतों के अंदर जो एनामल रहता है उसको हार्म करता है, इसीलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्या है, फार्मिंग में एंड क्या है, हाँ मछली पालने में, वो मछलियों की फार्मिंग होती है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं उसको। हाइड्रोपोनिक्स एंड फार्मिंग में इन पीएच का बहुत काम होता है। क्या होता है कि अभी आज के ज़माने में जो बारिश होती है वो तो एक्चुअल डिस्टिल वाटर की बारिश नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत टाइप के गैसेस मिलके और एसिड बन जाते हैं। तो अभी इसके लिए क्या होता है, इससे बचने के लिए ये जो एसिड बन जाते हैं, एसिड रेन होती है, इस एसिड रेन के लिए क्या होता है कि कुछ कुछ जो जमीनें होती है, कुछ कुछ जो फील्ड्स होते हैं, उस फील्ड्स में कुछ ज्यादा पीएच का मान थोड़ा कम जाता है। मैंने अभी बोला था पीएच का मान कम जाए तो वो एसिडिक हो गया। क्या हुआ कि मिट्टी एसिडिक बढ़ जाती है। अब अगर एसिडिक मिट्टी में फार्मिंग करेंगे तो हमारे पास जो फार्मिंग के बाद जो आएगा, अगर हमने सपोज गेहूं लगाया तो जो गेहूं आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, होगा भी नहीं, पेड़ नहीं बच पाएंगे एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक मिट्टी के ऊपर। तो इससे कैसे बचे, तो इसीलिए पहले मिट्टी को लो, थोड़ा सा लो। जिस फील्ड में कोई फार्मर अगर फार्मिंग करने वाला होगा तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा सैंपल उठा लेना है मिट्टी का, उसको पानी के अंदर अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका पीएच नापना है। अगर देखा कि पीएच न्यूट्रलाइज्ड पीएच है तो वहाँ पर फार्मिंग आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा एसिडिक है तो थोड़ा सा वो क्या होता है उसको, बेस मार दो, स्प्रे कर दो, या फिर थोड़ा बेसिक जो मिलते हैं बाजार में, उसको क्या कहते हैं, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो थोड़ा छिटा दो ऐसे ऐसे करके, ऐसे सीड्स डालते हो ना वैसे। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा जो मेनली फार्मिंग का जो खेत है वो खेत आराम से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर बन जाते हैं। और अगर बेसिक पड़ गया तो एसिड मार दो, बस हो गया। एंड नेक्स्ट क्या होता है बोला, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि जो ऊपर से एसिड रेन होती है ना, इसके लिए पानी कभी कभी एसिडिक बन जाता है, और हो सकता है कि पानी कभी कभी बेसिक भी बन जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि पानी के अंदर कभी कभी एल्गल ब्लूम जब जब जम जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। वो एक टाइप के मॉस होते हैं, मॉस भी नहीं बोलूँगा, एक टाइप के एल्गी होते हैं, वो एकदम पानी के अंदर मिल गए रहते हैं। एंड वो पानी के अंदर सूरज की किरणें पहुंचने नहीं देते, तो इसीलिए पानी का जो अंदर का माहौल है वो बहुत ज़्यादा डीप रहता है, तो वहाँ पर मछलियाँ नहीं बच सकती। तो इसलिए क्या किया जाता है कि अच्छे से अगर बेसिक हो गया तो एसिड छिड़ा दो, एसिड हो गया तो बेसिक छिड़ा दो, ऐसे करके पानी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है ताकि एल्गल ब्लूम ना हो और आराम से वहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स से मछलियों की बारात लगा सके। तो यही थी आज की मेरी स्टडी, और टास्क तो मेरा इतना ही था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ क्यों नहीं पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट यू गाइस। चलिए चलते हैं। ओह भूल गया, मेरी पढ़ाई कैसे लगी।